Continuing with section 101. Evidence as to the meanings of illegible characters. Illegible मतलब unclear. Evidence may be given to show the meaning of illegible or not commonly intelligible characters of foreign, obsolete, technical, local, regional expressions of abbreviations and of words used in peculiar sense. यानी कि सौ चीज़ें यूज़ करी गई हैं पर्टिकुलर सेंस में. तो इसके उदाहरण से समझो कि एक स्कल्प्टर क्या है, जो तराश के मूर्ति बनाता है, ठीक है, आर्टिस्ट होता है. एग्रीज टू सेल टू बी ऑल माई मॉड्स, कहता मैं बी को ना सारे मॉड्स बेच दूंगा अपने. अच्छा, तो अब इसके तो दो मीनिंग हो सकते हैं ना, कि वो मॉड से अपने मॉडलिंग टूल्स की बात कर रहा है या फिर अपने मॉडल्स की बात कर रहा है. तो इसके ऊपर वो एविडेंस दे सकता है एक्सप्रेस करने के लिए कि व्हाट ही मेंट एक्चुअली. ठीक है, तो इसके ऊपर भी एविडेंस दिया जा सकता है. सेक्शन 102. हु मे गिव एविडेंस ऑफ एग्रीमेंट वेरिंग टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स. जैसे कि कौन एविडेंस दे सकता है ऑफ द एग्रीमेंट वेरिंग द टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स. अच्छा, पर्सन्स हु आर नॉट पार्टीज टू अ डॉक्यूमेंट, वो लोग जो पार्टी नहीं है डॉक्यूमेंट के ऊपर. कॉन्ट्रैक्ट हुआ दो बंदों में, डॉक्यूमेंट बना दो बंदों में, लेकिन वो बंदा जो पार्टी ही नहीं है, या फिर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट में गिव एविडेंस. रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट जिसका इंटरेस्ट मैटर करता है, ठीक है, हायर हो गया जैसे. मे गिव एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट टेंडिंग टू शो अ कंटेम्पोरेनियस एग्रीमेंट. कंटेम्पोरेनियस एग्रीमेंट मतलब अकरिंग इन द सेम टाइम पीरियड, उसी टाइम पीरियड में होने वाला कंटेम्पोरेनियस एग्रीमेंट वेरिंग द टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट. ये अप्लाई नहीं होता पार्टीज टू डॉक्यूमेंट के ऊपर, रादर ओनली टू स्ट्रेंजर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंटरेस्ट. ठीक है, वो कैसे? ए एंड बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया राइटिंग में दैट बी शेल सेल ए सर्टेन कॉटन टू बी पेड फॉर ऑन डिलीवरी. कहता कि ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ लिखते में कि बी बेचेगा कोई पर्टिकुलर कॉटन ए को और पे करेगा ए डिलीवरी पर. एट द सेम टाइम उसी टाइम पर ऑरल एग्रीमेंट भी हुआ कि 3 महीने के क्रेडिट के ऊपर देगा वो उधारी पर. ठीक है, उधर लिखा है टू बी पेड ऑन डिलीवरी, बाद में ऑरल एग्रीमेंट हो गया कि 3 महीने तक का क्रेडिट वो कर सकता है. ठीक है, ये ए और बी नहीं प्रूव कर सकते, लेकिन कोई भी बंदा जिसका इंटरेस्ट है वो प्रूव कर सकता है. समझे? जैसे कि इट माइट बी शोन बाय बी इफ इट अफेक्टेड हिज इंटरेस्ट. उसका अगर पैसे का लेन देन में से ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन में उसको कोई हानि लाभ पहुंच रहा है, उसका इंटरेस्ट है कुछ, तो वो ये शो कर सकता है कि ऐसा ऑरल एग्रीमेंट हुआ था. सेक्शन 103. सेविंग ऑफ प्रोविजंस ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट रिलेटिंग टू बिल्स. बेयर पढ़ने का एक गोल्डन तरीका, गोल्डन रूल बताता हूं, समझ लो कि नॉट विद स्टैंडिंग जब लिखा हुआ है तो उसको ये नहीं समझना कि इसका मीनिंग क्या है नॉट विद स्टैंडिंग का. उसका मीनिंग यही है कि हाउएवर मतलब चाहे. ठीक है, चाहे ऐसा ऐसा ऐसा. ये कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत यूज किया जाता है नॉट विद स्टैंडिंग. और सेविंग का भी मतलब समझो एक्सेप्ट. सेविंग का मतलब क्या है? नॉट विद स्टैंडिंग वाली तो जनरल नॉलेज आपकी बढ़ाई ना मैंने. 103 में कहता है सेविंग ऑफ प्रोविजंस ऑफ. सेविंग ऑफ मतलब बचा दिया नहीं, एक्सेप्ट कर दिया. एक्सेप्शन, accepting the provisions of Indian Succession Act relating to wills. कहता है कि nothing in this chapter shall be taken to affect any of the provisions of Indian Succession Act or as to the construction of will. कहता है will के construction यानी कि will की reading के link में जो provisions Indian Succession Act की कह रही है ना, उसको as it is ही उसको saving the provisions of, accepting the provision मतलब ये वाला चैप्टर कि जो गाइडलाइंस हमने पढ़ी इंडियन सक्सेशन एक्ट के ऊपर लागू नहीं होंगी, वो इंडिपेंडेंट ही रहेगा. क्यों? क्योंकि वो वैसे भी स्पेशल लॉ है, स्पेशल लॉ प्रीवियस ओवर जनरल लॉ. ठीक है, ये चीज़ है. तो इसका पर्टिकुलर सेक्शन बनाया हुआ है उन्होंने, कोई कंसेप्ट नहीं है खास, बस एक लाइन ही है, गाइडलाइन ही है काइंड ऑफ. पार्ट 4 क्या कहता है? प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस. चैप्टर 6 क्या कहता है? ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ. चैप्टर नंबर रट लिया करो, इसके ऊपर एमसीक्यू पूछते हैं. ठीक है, अब रटने को मैं बार बार कहता हूँ, ये ना सोचना कि मैंने रटने के लिए कह दिया, नहीं, करना ही पड़ता है भाई. किसी चीज़ का कंसेप्ट के बियॉन्ड कंसेप्ट तो सभी को ही आता है. ठीक है ना, जो पूरा A to Z पी जाता है ना, वही सिलेक्ट होता है. सिंपल है, कोई दिस इज द हार्ड वे ओनली, देयर इज नो इजी वे टू दिस. जब कह दिया कि कर लो तो वैसे करना ही पड़ेगा. ठीक है ना, नो इजी रोड टू सक्सेस. BOP पार्शियली डिटरमाइंस द राइट टू बिगिन. बर्डन ऑफ प्रूफ पार्शियली डिटरमाइन करता है राइट टू बिगिन. इसके ऊपर एमसीक्यू आ चुका है बड़ी बार. क्या डिटरमाइन करता है? राइट टू बिगिन. हाँ, राइट टू बिगिन. BOP इज ऑलवेज स्टेबल इन सेक्शन 104. क्या बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ? कहता है कि जो बंदा जो असर्ट करेगा उसी को ही प्रूव करना पड़ेगा. जैसे कि ये वाला जो है ना 104 वाला BOP, ये स्टेबल है. कहता है ए डिजायर कोर्ट टू गिव जजमेंट के बी शैल बी पनिश फॉर अ क्राइम. जो ए कहता है बी ने कमिट किया है, अब ए को प्रूव भी करना पड़ेगा कि बी ने कमिट किया है क्राइम. फैक्ट इन इश्यूज बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज रिमेन स्टेबल. अच्छा,
कौन सा बर्डन ऑफ प्रूफ स्टेबल रहता है? फैक्ट एंड इशू का। बीओपी 104 में क्या किसकी बात करता है? फैक्ट एंड इशू की ही करता है। फैक्ट एंड इशू हमेशा स्टेबल रहेगा, वो शिफ्ट कभी नहीं होगा। जैसे कि सवाल ये है कि ए ने कमिट किया मर्डर बी का, तो इसका बीओपी हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि मर्डर केस है, प्रूव करके प्रोसिक्यूशन तो सजा नहीं कर पाई तो फिर बरी। अब सिविल और क्रिमिनल में देख लो कैसे होता है, बीओपी कैसे उड़ता फिरता है। 60% प्लेंटिफ के ऊपर सपोज करो, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट में सिविल केस है, 60% पलड़ा भारी है प्लेंटिफ का, 40% पलड़ा नीचे है डिफेंडेंट का, तो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस के हिसाब से प्लेंटिफ जीत जाएगा केस। कैसे? बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस तकड़ी होती है ना कन्वीनियंस की, बाहर की, क्या कौन सा पलड़ा भारी है, तो वो चीज़ है। सिविल केस में बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस हेयर इज लाइंग एज इट इज 60% इन द फेवर ऑफ प्लेंटिफ, तो प्लेंटिफ जीत जाएगा। 60% कोई मैथमेटिकल नहीं है, मतलब जनरल है कि हाँ केस किसका स्ट्रॉन्ग है, वैसे बताया समझाने के लिए आपको। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अक्यूज में होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, वसीफ हैदर वाली लैंडमार्क जजमेंट, उसमें कहा था कि इफ द प्रोसिक्यूशन इज नॉट एबल टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, देन इट्स बेनिफिट विल बी एक्सटेंडेड टू द अक्यूज, यानी कि दोषी को बरी कर दिया जाएगा अगर प्रोसिक्यूशन हल्का सा भी चूकी, चेन ऑफ एविडेंसेस में एक भी तकड़ी ना, एक भी बीट के साथ चेन जो बनी है एक भी बीट नहीं है उसमें से, मतलब कोई गैप है, देयर इज अ रीजनेबल डाउट अराइजिंग, तो उसका बेनिफिट मिलेगा, अक्यूज को दोषी बरी हो जाएगा। सेक्शन 105, ऑन हुम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, द बर्डन ऑफ प्रूफ इन अ सूट और प्रोसीडिंग लाइज ऑन दैट पर्सन हु वुड फेल इफ नो एविडेंस एट ऑल वर गिवन ऑन आइदर साइड। बीओपी इसमें अनस्टेबल रहता है, कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होता है, चेंज होता है कंटिन्यूसली। अब आप कहोगे ये क्यों पढ़ा दिया, ये क्यों? कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए नहीं, कंसेप्ट क्लैरिटी तो हुई, इसके ऊपर एमसीक्यू आया हुआ है। ये 104 105 सेक्शन के ऊपर ऐसे एमसीक्यू पूछे गए हैं कि कौन सा बर्डन ऑफ प्रूफ हिलता है और कौन सा नहीं हिलता। कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होने वाला और कंटिन्यूसली चेंज होने वाला कौन से सेक्शन में है? 105 नंबर सेक्शन में है, ठीक है। अब याद तो करना पड़ता ही है, ठीक है, मेमोराइज करना ही पड़ेगा कौन सा नंबर था। The burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given। ठीक है, ए ने केस किया बी के ऊपर कि जो ज़मीन है ना वो बी अपने कब्जे में लेकर बैठा हुआ है। ए कहता है कि वो ज़मीन तो मुझे सी की विल से मिली थी जो कि बी का बाप है। ए कहता है कि मेरी ये ज़मीन है क्योंकि बी के बाप ने मुझे दी है और बी कब्जा करके उसका बेटा बैठा हुआ है। अगर कोई भी एविडेंस किसी भी साइड से नहीं आया, ठीक है ना, किसी भी साइड से नहीं आया, तो बी के पास ही कब्जा रहेगा। क्यों? क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ ए के ऊपर है। अगर ए ने विल दिखा दी तो फिर उसको चैलेंज करेगा, कोई और डिफेंस लेगा, अपनी डिफेंस प्रूव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। वो जो पॉइंट है ना कि वेदर इट इज इन हिज राइटफुल पोजीशन और नॉट, वो फिर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब वो विल ले आया, अब आप कुछ ले आओगे, उसकी विल चैलेंज कर दोगे, ओपिनियन एक्सपर्ट करवा दोगे हैंड राइटिंग का, ये वो वगैरह वगैरह, फिर लंबा केस कम्प्लेक्स ये वो, तो मतलब कंसेप्ट आप समझ गए कि क्या बताया मैंने, ठीक है। अब ऊपर वाली चीज को खोल के मैं पढ़ता हूँ कि कहता है कि सिविल केस और क्रिमिनल केस फाइंडिंग सिविल में स्टेबल हैं और ए वाइफ है, कहती है बी उसका हस्बैंड ने कमिट की अडल्ट्री, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसने अडल्ट्री की कि नहीं। क्रिमिनल में दूसरी तरफ फैक्ट एंड इशू स्टेबल है कि ए ने मर्डर किया बी का, तो ए मर्डर्ड बी, प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव इट, हाँ, ए मर्डर्ड बी। दूसरी तरफ क्रिमिनल में कि ए ने मर्डर किया बी का, तो प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। फैक्ट अनस्टेबल है, ठीक है, दोनों तरफ ही, क्योंकि जैसे जैसे गवाहियाँ होंगी वैसे वैसे फैक्ट्स मतलब अल्टा पल्टी मारेंगे, तो रेलिवेंट जो होंगे वर्ड मिसेबल होंगे। ये मतलब जनरल से समझाने के लिए लिखा हुआ है। 106 सेक्शन प्ली ऑफ लीबी कहाँ से एस्टेब्लिश हो सकती है? 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम से। इसके ऊपर एमसीक्यू आएगा। बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू द पर्टिकुलर फैक्ट, द बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू द एनी पर्टिकुलर फैक्ट लाइज ऑन दैट पर्सन हु विशेस द कोर्ट। कोई पर्टिकुलर फैक्ट को मैं चाहता हूँ कि कोर्ट बिलीव करे, तो उसका बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर ही है। जैसे कि ए ने प्रोसिक्यूट किया बी, ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर थेफ्ट, ए कंप्लेनेंट है, प्रोसिक्यूट करता है बी को फॉर थेफ्ट। और इच्छा रखता है कि कोर्ट बिलीव करे कि हाँ बी ने एडमिट किया था थेफ्ट सी के आगे। अब ए को प्रूव करनी पड़ेगी ये एडमिशन कि उसने किया था, कब किया था, कैसे किया था। बी इच्छा रखता है कि कोर्ट ये बिलीव करे कि वो तो कहीं और था, चोरी लाहौर में हुई वो लंदन था, चोरी दिल्ली में हुई सॉरी वो मुंबई था, ठीक है। तो उसको प्रूव करना पड़ेगा। प्ली ऑफ लीबी मतलब इसी सेक्शन के अंदर, क्योंकि प्ली ऑफ लीबी क्या है? पर्टिकुलर फैक्ट की नॉलेज है, ठीक है ना। 107 सेक्शन, इसमें डाइंग डिक्लेरेशन एस्टेब्लिश होती है। जैसे कि ए इच्छा रखता है कि प्रूव करनी है डाइंग डिक्लेरेशन बाय बी, तो इसको पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ बी तो मर चुका है,
ठीक है ना, तभी डंग डिक्लेरेशन देकर मरा ना। बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव टू मेक एविडेंस एडमिसिबल, द बर्डन ऑफ प्रूविंग एनी फैक्ट नेसेसरी टू बी प्रूव्ड इन ऑर्डर टू एनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ एनी अदर फैक्ट इज ऑन द पर्सन हु विशेस द कोर्ट to believe that at the time in question he was who wishes the court to believe that in its existence unless it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on particular person। ठीक है ना, कि मतलब जो इच्छा रखता है कि कोर्ट बिलीव करे तो उसे को ही करना पड़ेगा, अनलेस ये प्रोवाइड कर दिया इट इज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ दैट द प्रूफ ऑफ दैट फैक्ट शैल लाई ऑन एनी पर्सन ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन। बर्डन ऑफ प्रूफ हैज टू पर्टिकुलर फैक्ट लाइज ऑन दैट पर्सन, वही बंदा पर्टिकुलर फैक्ट का बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है जो चाहता है कि कोर्ट ये बिलीव करे। जब तक लॉ के द्वारा ये ना जब तक लॉ ये ना प्रोवाइड करता अनलेस इट इज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ दैट द प्रूफ ऑफ दैट फैक्ट लाई ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, बस इतना ही है कि मतलब जो चाहता है वही करेगा, सिंपल। और डंग डिक्लेरेशन 107 में डंग डिक्लेरेशन की बात कर रहे थे। बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव्ड टू मेक एविडेंस एडमिसिबल, द बर्डन ऑफ प्रूविंग एनी फैक्ट नेसेसरी टू बी प्रूव्ड इन ऑर्डर टू एनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ एनी अदर फैक्ट इज ऑन द पर्सन। मतलब जो चाहता है ये वाला फैक्ट प्रूव हो ताकि एविडेंस एडमिसिबल हो, यानी कि वो मर गया ये प्रूव होगा तभी उसकी डंग डिक्लेरेशन के तौर पे एडमिसिबिलिटी बनेगी। तो ये बात कि वो मर गया ये उसी बंदे को ही जो चाहता है कि कोर्ट बिलीव करे उसी बंदे की प्रूव करनी पड़ेगी। सेक्शन 108 ये सेक्शन क्रिमिनल केसेस पर ही अप्लाई होता है। बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट द केस ऑफ अक्यूज्ड कम्स विद इन एक्सेप्शंस। अच्छा, किसी भी केस को जनरल एक्सेप्शन में लाना है या स्पेशल एक्सेप्शन में, जैसे कि भारतीय न्याय संहिता में मर्डर की डेफिनेशन देखो तो उसमें बहुत सारी एक्सेप्शंस दी गई हैं कि कब कब मर्डर कल्पेबल होमिसाइड है, मर्डर नहीं है। ठीक है, तो किसी स्पेशल एक्सेप्शन में या जनरल एक्सेप्शन में आपको केस लाना है तो आप ही को ही ये प्रूव करना पड़ेगा। कोर्ट शेल प्रिज्यूम करेगी कि एब्सेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस, जैसे कि आप कहते हो कि इलस्ट्रेशन में समझ लो एक के ऊपर केस हुआ मर्डर का, वो कहता है कि वो तो पागल है इसलिए वो समझा नहीं कि वो क्या कर रहा है, तो इस चीज़ का बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर ही है। ठीक है ना, तो सेक्शन 109 डॉक्ट्रिन ऑफ रेस इप्सा लोकिटर, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज। कोई चीज़ मेरी ही नॉलेज में है तो इसका बर्डन मेरे ही ऊपर है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर फैक्ट स्पेशली मेरी नॉलेज में है तो इसका बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर है। व्हेन एनी फैक्ट इज स्पेशली विद इन नॉलेज ऑफ एनी पर्सन द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट फैक्ट इज अपॉन हिम। ठीक है, तो एनी पर्सन से यहाँ पे रेफर कर रहे हैं पार्टी टू द सूट को, पार्टी को सूट रेफर कर रहे हैं। व्हेन अ पर्सन डज एनी एक्ट विद सम इंटेंशन अदर देन दैट द कैरेक्टर एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द एक्ट सजेस्ट बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट इंटेंशन इज ऑन हिम। अब जैसे कि वो कहता है कि मैंने तो खुद का बचाव के लिए किया था, लेकिन सर्कमस्टांसेस से लगता है कि नहीं उसने तो मर्डर ही किया था, जान के मारा था, बचाव में नहीं मारा था। तो उसने अपनी इंटेंशन जो बताना चाहता है कोर्ट को कि मैंने उसका मर्डर नहीं किया, मैंने सेल्फ डिफेंस में उसको मारा, तो इस चीज़ की इंटेंशन उसी को ही खुद प्रूव करनी पड़ेगी कि हाँ मैंने मेरी इंटेंशन राइट टू प्राइवेट डिफेंस की थी। ठीक है, तो ये वो खुद ही करेगा। आगे सेक्शन 110 बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ पर्सन नोन टू हैव बीन अलाइव विद इन 30 इयर्स। मतलब बर्डन ऑफ प्रूविंग द डेथ ऑफ द पर्सन, प्रूव करना है डेथ कि हाँ वो तो जिंदा है ही नहीं, पिछले 10 साल पहले पाया गया कि हाँ वो तो जिंदा था। ठीक है ना, पाया गया ना, पिछले 30 साल में वो मरा हुआ नहीं पाया गया, जिंदा पाया गया। तो जो बंदा कहता है कि वो मर चुका था वो नहीं है। बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ पर्सन नोन टू हैव बीन अलाइव विद इन 30 इयर्स, 10 साल पहले वो पाया गया था जिंदा। ठीक है, या 30 साल के अंदर अंदर वो जिंदा पाया गया था, या 5 साल पहले वो जिंदा सुना गया था। नोन टू हैव बीन अलाइव विद इन 30 ईयर्स, पिछले 30 साल में वो जिंदा सुना माना गया है। तो बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट वो मर चुका है इज ऑन द पर्सन जो कहता है कि वो मर चुका है। ठीक है, प्रिजम्पशन ऑफ अगला जो सेक्शन है 111 वो बात करता है कि 7 साल से सुना ही नहीं गया उसके बारे में कॉन्टिन्यूसली। ये जो सेक्शन बात कर रहा है कि 30 साल में उसके बारे में सुना गया है। ठीक है ना, ये 7 साल की खिचड़ी नहीं घुमाता कि 7 साल तक सुना ही नहीं गया। 30 साल में सुना गया तो मतलब 7 साल में भी कहीं ना कहीं सुना ही गया है, मतलब 30 साल से मरा हुआ नहीं पाया गया वो। ये 30 साल की प्रिजम्पशन बनाता है, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों कश्तियों पर सवार नहीं होना। इस सेक्शन को इसी के तौर पर पढ़ो। प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्टिन्यूएंस ऑफ लाइफ सर्वाइवरशिप, और नहीं इतना डीप डिवेल्प भी नहीं करता है। ठीक है, जितना पढ़ा रहा हूँ उतने डिवेल्प करते हैं वो क्वेश्चन जब बनाते हैं इसकी। प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्टिन्यूएंस ऑफ लाइफ सर्वाइवरशिप, ये बस ये प्रिज्यूम करता है कि हाँ बंदा जिंदा है, बस और कुछ नहीं। और बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है, जो वो ये प्रूव करना चाहता है कि वो मर चुका है। दैट वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू।